स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे सल्तनत काल। तो सल्तनत काल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि गुलाम वंश तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 याद रखना। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली का कुवल उल इस्लाम मस्जिद, इम्पोर्टेंट है, पूछाता है कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ऐबक ने कराया था। ऐबक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, जो अक्सर पूछाता है। तो इसका निर्माण किसने कराया? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? तो बख्तियार खिलजी को याद रखना। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में की। 1211 ईस्वी में कहा कि तो दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके आगे है कि इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो इल्तुतमिश जब 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसके बाद उसने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया उसके बारे में देखते हैं। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण के पूर्व करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण इसे पूरा कराया और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हैं। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, ये सिक्के जो हैं इन्होंने जारी किया। और इस एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली भी इसने चलाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ये चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसके आगे है कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये ऐबक का क्या था? गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इस राजधानी को लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके इल्तुतमिश ने कहाँ लाया? तो इसने दिल्ली लाया। और इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज इसका नाम था, ये गद्दी पर बैठा। वह अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही।
यानी इसके शासन पर ये अल्पकालीन शासक पर इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। याद रखना इम्पोर्टेंट पूछा आता है क्वेश्चंस कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने अपना शासन की बागडोर संभाली। रजिया के प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह धोखा काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ये अखूर घोड़े का सरदार जिसे कहते हैं इस घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठाया। रजिया बहराम शाह को बढ़ाया और यहाँ पर रजिया की शादी किसके साथ हुई तो याद रखना रजिया की शादी जो है ये अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त कर ली। पुनः गद्दी प्राप्त करने का इन्होंने प्रयास किया लेकिन क्या हुई ये असफल हो गई। गद्दी इन्हें दोबारा नहीं मिल सका। और रजिया की हत्या कब हुई तो याद रखना 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या 1206 में कर दी डाकुओं के द्वारा। कहाँ पर तो एक कैथल के पास कर दी, एक जगह है कैथल जहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। और बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। इसके बाद 1242 में बना बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब इन्हें गद्दी से अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया गया। फिर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। किसके साथ किया तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया बलबन ने। उसके बाद क्या है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या पूछा था क्या है तो याद रखना बहाउद्दीन था वास्तविक नाम। और इल्तुतमिश का गुलाम था। बहाउद्दीन किसका गुलाम था तो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ये चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली के रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने राठौर लाहौर एवं रक्ति नीति का पालन किया। कौन सा पालन किया तो लाहौर एवं रक्ति नीति का पालन किया। नेक्स्ट है कि
नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। कौन सा उपाधि? तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश की 1290 से 1230 तक खिलजी वंश रहा। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। इलाहाबाद में एक काड़ा मानिकपुर पड़ता है, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई। आगे है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश बादामी के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। वह बलबन के से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। इन्हें तृतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इसको दिया जाता है तो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आगे है कि 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान 1296 ईस्वी में बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। कितना कर दिया? तो 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमैत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। आगे है कि दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? तो अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर ये सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ये रियासत की नियुक्त किया था और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्ति परवाना नवीस
अलाउद्दीन द्वारा नियुक्ति परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। इसके आगे है कि सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद यानी कर्मानुसार दीवान ये रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ये मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। नेक्स्ट है कि बाजार का अधीक्षक था बरीद। इसके आगे देखेंगे कि बरीद में क्या है कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना बरीद कहलाता है। मुनिहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। सहना एवं मंडी यहाँ खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। जहाँ पर खादानों को बेचने के लिए लाया जाता था उसे कहते थे सहना एवं मंडी। सरायत ये अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। इसके आगे है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी ने कृति तारीखें फिरोज शाही से मिलती हैं। जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखें फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो रिहला एवं इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन ईसानी। याद रखना ये नाम। फुतुहस लातीन ईसामी की कृति मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर जिसे कहते हैं मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी जिसे कहते हैं ये नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है कि राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर हैं चराई कर जिसे कहते हैं दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। चराई कर किस पर लगाते थे तो दुधारू पशुओं पर लगाते थे। नंबर 2 है गढ़ी कर। तो गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। यानी नंगे स्त्री एवं पुरुष की संगत से कुतुबुद्दीन मुबारक को पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो एवं खां ने
15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी एवं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की खुसरो खां ने? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसके आगे है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1398 1320 से 1398 ईस्वी है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंहासन के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहर का निर्माण करने वाला कौन पहला शासक? गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? तो 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। क्या कहा गया? तो स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ये कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा गया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होती थी। इसका देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं हैं। ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो ये योजनाएं द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी है। राजधानी परिवर्तित 1326 से 27 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा नंबर 3 है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी के बीच है। खुरासत नंबर 4 है खुरासन एवं कराचिल का अभियान। नंबर 4 में क्या है? तो खुरासन एवं कराचिल का अभियान है। आगे देखेंगे कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1312 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला
में मोहम्मद तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 12 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। दो भाइयों ने 1326 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। यानी हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, विजयनगर की। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु इतिहासकार बर्नी लिखता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी ये लिखा है इसने, इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अंततः के लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरबार और बहराइच में सालार मसूद गाजी के नाम से प्रसिद्ध नाम के बारे में, जो कि बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तानों में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान आदि संतों को कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज जिसे लगान कहते हैं, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख नगर हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए खैरात की स्थापना की। इसके आगे कि सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग यानी करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी।
दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ये फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बनी योम शम्स ये सिराज अफीक को अपना संरक्षक प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों से कुछ को फारसी से विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या से जारी करवाए, जिसे अद्दा एवं बिख कहा जाता है। क्या कहता है? जिसे अद्दा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ये जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। कौन से मस्जिद है? तो उमर के मस्जिद से की जाती है। नेक्स्ट है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रहा था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय ही मलिकुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इसके आगे देखेंगे सैयद वंश, जो कि 1400 से 1451 ईस्वी तक इनका शासन था। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए।